हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष भार्गव कक्षा 12वीं फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम धारा विद्युत के जो सवाल हैं उनके बारे में और अतिचालकता तथा थर्मिस्टर के बारे में पढ़ देते हैं। पहला जो इसमें सवाल दिया है कि एक तार को खींचकर उसकी प्रतिरोध की उसकी लंबाई को हम दोगुना कर दें तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जब हम तार को खींचेंगे तो निश्चित रूप से उसकी लंबाई में बढ़ जाएगी और उसकी जब त्रिज्या घट जाएगी, लेकिन ओवरऑल उसका जो आयतन है वो आयतन वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। हम यदि मान लें तार की प्रारंभिक लंबाई L1 है, त्रिज्या R1 है और तार को खींचने पर उसकी लंबाई L2 और त्रिज्या R2 हो जाती है, तो प्रारंभिक आयतन और बाद वाला आयतन वो बराबर रहेगा। चूँकि एक बेलनाकार है तार, तो इसका आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, उससे हम इसको ज्ञात करेंगे तो R1 स्क्वायर एच की जगह पे L1 आ जाएगा और पाई R2 स्क्वायर L2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू लिख सकते हैं R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब हम सूत्र R बराबर देखते हैं, R बराबर रो L अपॉन ए से R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन A1 और A2 अपॉन L2। चूँकि A1 A2 ये एरिया है, एरिया ऑफ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। हमने समीकरण नंबर 1 में देखा था कि R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर जो है वो L1 अपॉन L2 के बराबर है। तो समीकरण 1 से हम मान रख देंगे तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि लंबाई को हमने दुगना किया हुआ है, तो R2 इज इक्वल L2 इज इक्वल टू 2L1, इसको हम रखेंगे तो मिल जाएगा 1/4, तो R2 इज इक्वल टू 4R1। इससे तात्पर्य ये हुआ कि यदि हम लंबाई को दुगना करें तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ यदि हम लंबाई को n गुना करें तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं कि तांबे के तार को खींचकर इसकी लंबाई को 0.1% बढ़ा दिया जाता है, तो हमें ये बताना है कि प्रतिरोध में कितने परसेंट वृद्धि होगी। ये हम देख चुके हैं कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। इसको हम R2 अपॉन R1 लिखें तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू हो जाएगा L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर। भिन्न पलट दी हमने। L2 का मान हमने रखा है L1 प्लस 0.1 अपॉन 100 L1। ये कहाँ से आया? चूँकि लंबाई में 0.1% वृद्धि हो रही है, तो L1 में वृद्धि हो रही है, तो L1 प्लस वृद्धि कितनी हुई है 0.1 L1 अपॉन 100, क्योंकि परसेंट दिया है तो अपॉन 100 ले लेंगे हम। इसमें हम L1 से कैंसिल L1 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे हम इसको, तो हमें मिलेगा 1 प्लस 0.1 अपॉन 100 का स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे जब हम द्विपद प्रमेय लगाएंगे तो पहले हम 0.1 में 100 से भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा 0.001, और द्विपद प्रमेय हम जानते हैं कि घात आगे आ जाती है, तो 1 हमें मिल जाएगा 1 प्लस 0.001 इंटू 2 या 1.002 लगभग। अब हम प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे तो परसेंटेज निकालेंगे, एरर निकालेंगे, तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 ये वैल्यू हम रखेंगे तो हमें 0.002 इंटू 100 मिलेगा इज इक्वल टू 0.2%। तो 0.1% लंबाई वृद्धि है तो प्रतिरोध में परिवर्तन 0.2% हो जाएगा। आगे सवाल हम देखते हैं। अगला, एक बैटरी है, इसके सिरों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है, तो हमें आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है। तो आंतरिक प्रतिरोध R का जो सूत्र होता है स्मॉल r बराबर कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। E विद्युत भाग बल है और V विभवांतर है। हम जानते हैं कि विद्युत भाग बल अधिक होता है तो E बराबर 40 वोल्ट और V 30 वोल्ट, R 9 ओम है। ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 ओम। आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम प्राप्त हो जाएगा हमें।
अगला एक और सवाल देखते हैं। 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 120 वोल्ट ओम है। यदि हम 9 वोल्ट तथा 15 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी से जोड़ दें तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है आपको कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 120 ओम है, ये कैपिटल आर हो गया। 9 वोल्ट है, ये वी हो गया। या इसको अपन मान सकते, क्योंकि 9 वोल्ट तथा 15 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी है तो इसलिए कैपिटल ई हो गया। आर 15 ओम हो गया, स्मॉल आर। तो हम जानते हैं कि आई बराबर कैपिटल ई अपॉन आर प्लस आर, ये हम पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। तो ये वैल्यूज़ हम इसमें रखेंगे और वी इक्वल टू होता है आई आर। तो हम दोनों समीकरण का उपयोग करेंगे। पहले हम पहले समीकरण का उपयोग करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा 1/15 एम्पियर, क्योंकि 9/120 प्लस 15, 9/135, 9 से कैंसिल करेंगे तो 15 टाइम्स कट जाएगा तो 1/15 एम्पियर हो जाएगा। अब 1/15 एम्पियर जो आया है इसको हम v इक्वल टू आई आर में रखेंगे तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हो जाएगा v इक्वल टू 1/15 इंटू 120 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। यहाँ ध्यान देना है कि जब आपको बैटरी के लिए वोल्ट दिया जाए तो उसको आप विद्युत भाग बल ही लेंगे। अगला सवाल देखते हैं, व्यवमापी संबंधित सवाल। ये इसमें व्यवमापी के जो तार होते हैं, तो ये तार के लिए हम देखते हैं जब लेक्लांसी सेल हमने प्रयोग किया हुआ तो 280 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलित हो जाता है। इस सेल के श्रेणी क्रम में एक डेनियल सेल जोड़ते हैं तब संतुलन बिंदु 480 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। हमें दोनों के विद्युत भाग बलों की तुलना करनी है। तो हम जानते हैं व्यवमापी की सहायता से हम दो सेलों के विद्युत भाग बलों की तुलना कर सकते हैं। और ये अब यदि हम मान लें कि लेक्लांसी सेल का विद्युत भाग बल E1 और डेनियल सेल का E2 है, तो E1 बराबर रो L1, जहाँ रो विभव प्रवणता होगी, और तब तथा E1 प्लस E2 बराबर रो L2। E1 प्लस E2 क्यों कर लिया गया है? क्योंकि हम डेनियल सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा रखा है। जोड़ा है तो दोनों का कुल विद्युत भाग बल E1 प्लस E2 इज इक्वल टू रो L2 हो जाएगा। अब हम E1 अपॉन E2 में E1 से भाग देते हैं, बाएं से बाएं भाग और दाएं से दाएं भाग, तो रो L2 अपॉन रो L1 हो जाएगा। E1 अपॉन E1 प्लस E2 अपॉन E1, इसको अलग अलग कर देंगे हम। 1 को हम दाएं तरफ ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 माइनस 1, तो L2 माइनस L1 अपॉन L1 हो जाएगा। या E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। अब हमारे पास L1 और L2 की वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हम रखेंगे तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1.4 अपॉन 1, या E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू E1 रेशियो E2 इक्वल टू 1.4 रेशियो 1। इस प्रकार हम दो सेलों के विद्युत भाग बलों की तुलना कर सकते हैं। चलिए, हम बात की थी हमने कि हम अतिचालकता की बात करेंगे। कैमरलिंग ऑन्स एक वैज्ञानिक है जिन्होंने अतिचालकता की खोज की। उन्होंने देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिनका ताप परिवर्तन करने पर प्रतिरोधकता में बहुत असामान्य परिवर्तन होता है। जब हम इनका ताप कम करते हैं तो इनकी प्रतिरोधकता भी घटती जाती है और एक निश्चित मान पर, निश्चित ताप पर इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होती है वो शून्य हो जाती है, अर्थात उनकी विद्युत चालकता अनंत हो जाती है। इसी घटना को अतिचालकता कहा गया। ये घटना जो है लगभग 0.1 केल्विन से 10 केल्विन के पर ही देखने को मिलती है। ये देखा गया है कि 4 केल्विन ताप पर धातु की प्रतिरोधकता लगभग शून्य हो जाती है। अब हम देखते हैं इसका कारण क्या है। वास्तव में अतिचालकता जो है अनेक धातुओं एवं मिश्र धातुओं के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसका कारण है कि अतिचालक में जो इलेक्ट्रॉन हैं आपस में कला संबद्ध होते हैं, म्यूचुअली कोहेरेंट होते हैं। इसमें धनायनों के जो दोलन हैं जो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को विक्षेपित कर सकते हैं, अतिचालक में कला संबद्ध मुक्त इलेक्ट्रॉनों को विक्षेपित करने में असमर्थ होते हैं। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों को वो अतिचालकता की स्थिति में जो कला संबद्ध मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको विक्षेपित
नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनमें ये गुण पाया जाता है। हम इसका उपयोग देख लें। इनका मुख्य उपयोग सुपर कंप्यूटर को बनाने में किया जाता है। अतिचालक केबल के उपयोग में किया जाता है। इसकी सहायता से बिना ऊर्जा क्षय के विद्युत ऊर्जा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकते हैं। बिना विद्युत शक्ति व्यय के हम अतिचालक उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं विद्युत शक्ति का उपयोग हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, तो यदि अतिचालक पदार्थ ले लें तो विद्युत क्षय नहीं होगा, विद्युत शक्ति का व्यय नहीं होगा। एक और हम महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं, यह थर्मिस्टर। थर्मिस्टर एक ऐसा प्रतिरोधक होता है जो ऊष्मा से सेंसिटिव होता है, हीट सेंसिटिव होता है, जिस पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है। ये सामान्यतः अर्धचालक पदार्थ के बनाए जाते हैं और ताप परिवर्तन के साथ साथ इनके प्रतिरोध में बहुत अच्छा परिवर्तन देखने में आता है। ये अर्धचालकों के जो ऑक्साइड होते हैं उनके बने हुए होते हैं और इनके प्रतिरोध का परिवर्तन 0.1 ओम से 10⁷ ओम तक देखा जाता है। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि थर्मिस्टर का जो प्रतिरोध होता है ताप परिवर्तन के साथ तेजी से बदलता है। इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है बहुत उच्च होता है तथा ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इनका उपयोग देख लें हम कि ताप के साथ इनके प्रतिरोध में जो तेजी से परिवर्तन होता है, इसके कारण इसका उपयोग हम निम्न ताप के मापन के लिए भी कर सकते हैं। इनका उपयोग हम ताप नियंत्रण इकाइयों में, जहाँ पे हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है, और मोटर वाइंडिंग जनरेटर में या ट्रांसफार्मर के संरक्षण में भी करते हैं। टीवी सेट के हीटर की सुरक्षा करने के लिए भी हम थर्मिस्टर का उपयोग करते हैं तथा इनका उपयोग हम वोल्टा नियंत्रण, ताप नियंत्रण एवं रिमोट सेंसिंग में भी करते हैं। तो आशा है आपको विभिन्न सवालों का नॉलेज आपने लिया होगा। साथ ही आपने अतिचालकता क्या है, उसका उपयोग क्या है, और थर्मिस्टर क्या है, उसका उपयोग क्या है, इसके बारे में आपने जाना है। अगले वीडियो में हम अगली यूनिट पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।